हेलो बच्चों। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो बच्चे 11th क्लास में थे वो 12th क्लास में जा चुके हैं और वो जानते हैं कि इस बार उनका बोर्ड है। तो उन लोगों ने अभी से ही जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। और मैंने भी इस बार प्लान किया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर क्लास 11th एंड 12th मैं इस बार पढ़ाऊंगा बच्चों को। और उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी एक प्रॉपर तरीके से हो पाए और आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से समझ में आए कि आपको बहुत ज़्यादा याद ना करना पड़े, आपको अपने आप ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो पार्ट से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब ये हुआ एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो आपने जैसे बचपन में ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन देखे होंगे कि कई बार जो है आप अपने बालों में कॉम्ब करते हुए जब आप स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को जो है पास में लाते थे तो वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर जो है वो कॉम्ब को अट्रैक्ट करता था। या आप अपने बालों को अगर आप स्टेल से रब करके छोटे छोटे पीसेस जो है अगर आप लेके आते थे तो वो उसको अट्रैक्ट करता था और उससे चिपक जाता था। इसी तरह से आप बैलून को जो है अपने बालों से रगड़िए और उसके बाद फिर उसको दीवार से जो है चिपकाइए तो वहाँ पे वो चिपक जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है और इसकी वजह से उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है। तो फिजिक्स में हमने सबसे पहले जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक बॉल, उन्होंने ये देखा कि अगर हम एक सिल्क थ्रेड से एक ग्लास रॉड को दूसरे ग्लास रॉड के पास लाते थे तो उसमें रिपल्सन होता था। अगर इसको हम कैट फर से रब करते हैं तो ये आपस में रिपल करता है। तो ग्लास रॉड को जब आपस में हम एक दूसरे के पास लाते थे कैट फर से रब करने के बाद तो इसमें रिपल्सन होता था। इसी तरह से प्लास्टिक रॉड को अगर हम दूसरे प्लास्टिक रॉड के पास लेके आते थे तो इसमें भी रिपल्सन होता था। प्लास्टिक रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ से जब रब करते थे और उसके बाद फिर दूसरे प्लास्टिक रॉड को हम लेके आते थे तो इसमें जो है रिपल्सन होता था। तो यहां पे भी रिपल्सन हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि ग्लास रॉड को जब हम कैटफर से रब करते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और प्लास्टिक रॉड को जब हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एक दूसरे को आपस में रिपेल करता है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट जो है उस ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लेके आए। तो हमने अभी देखा कि
ग्लास रॉड में जो है पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। इसी तरह से अगर प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के पास ला रहे थे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज था, तब भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इससे साइंटिस्ट ने यह पाया कि पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइट चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल कर रहे हैं और जो अनलाइट चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइट चार्जेस में पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, और अनलाइट चार्जेस में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए तब उनको पता चला कि चार्जेस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और किसी भी बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इस वजह से वो बॉडी न्यूट्रल होती है। बट जब हम उसको किसी चीज से रब करते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इस वजह से उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है गया तो जिसमें गया वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, और इससे गया तो इससे यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और प्रोटॉन्स जो है यहां पर स्टे रहता है क्योंकि प्रोटॉन्स की पोजीशन जो है स्टैटिक रहती है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो हम लोगों ने यह पढ़ा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो है हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बेसिकली तीन तरह के होते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि जो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्जेस होते हैं, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब इस पूरे बॉडी पर, जैसे मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है, इस पर टोटल कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो मान लीजिए इस पे जो है Q1, Q2, Q3 डैश Q1 चार्जेस प्रेजेंट है इस बॉडी पर, तो टोटल नंबर ऑफ कितने चार्जेस प्रेजेंट है इस पर, तो टोटल चार्जेस प्रेजेंट है। अगर आपको ये निकालना होगा तो सिर्फ आपको इसको सारे चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पता चल जाएगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं और एक चार्ज का बेसिक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सिस्टम में आपको टोटल चार्ज निकालना है तो कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं और एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस चीज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ बॉडी इज इक्वल टू
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर आपको टोटल चार्जेस निकालने हैं किसी भी बॉडी में, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है उसको आप इस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि कितने वहां पर चार्जेस प्रेजेंट है। तो मान लीजिए किसी भी बॉडी में क्यू, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q चार्जेस प्रेजेंट है। तो टोटल चार्जेस अगर आपको निकालना है तो आप सबको जोड़ लीजिए। तो Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q प्लस 5Q, 2 8 3 3 6 4 10 5 15, तो 15Q। तो मतलब टोटल यहाँ पर 15Q चार्ज प्रेजेंट है, मतलब 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। अब चार्जेस की जो यूनिट होती है वो कूलॉम के बराबर होती है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलॉम के बराबर होती है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है। और एन जो है हमेशा एक इंटीजर होगा, एन कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा, एन हमेशा एक इंटीजर होगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को जानना होगा। हमें पहला चीज जानना होगा कंडक्टर्स, और दूसरी चीज जाननी होगी इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर्स, तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बॉडी अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने देगी वो कंडक्टर कहलाएगी, और ऐसी बॉडी जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने नहीं देगी वो इंसुलेटर कहलाएगी। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके होंगे। पहला बाय कंडक्शन और दूसरा बाय इंडक्शन। कंडक्शन में हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराकर चार्ज करेंगे, और इंडक्शन में एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाकर चार्ज करेंगे। तो कंडक्शन में हम बॉडी को टच कराकर चार्ज करेंगे, और इंडक्शन में हम बॉडी को एक दूसरे के पास लाकर चार्ज करेंगे। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमने अभी तक बेसिक चीजें पढ़ी है उससे रिलेटेड। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्वेश्चन है कि एक मेटल स्फीयर है, इसको आपको पॉजिटिव चार्ज करना है बिना टच कराए।
एक मेटल स्फीयर है, आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना टच कराए, तो आप कैसे करेंगे? तो अगर हमें इस मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना टच कराए, तो उसके लिए हम 4 प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहला प्रोसेस है कि हम कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आएंगे। अब निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या थी? मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक रॉड, जिसको हमने वूल से या सिल्क क्लॉथ से रब किया था, उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्लास्टिक रॉड को हम इस स्फीयर के पास लाएंगे। तो जैसे ही इस पॉजिटिव प्लास्टिक रॉड को हम स्फीयर के पास लेके आएंगे, तो प्लास्टिक रॉड ऑलरेडी जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम स्फीयर के पास लाएंगे, तो जैसे ही हम स्फीयर के पास लेके आएंगे, यहां पर इसके इस सरफेस पर, इसके इमीडिएट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब जो चार्ज यहां पर होगा उसका अपोजिट यहां पे हो जाएगा, और उसके दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो है प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को एक मेटेलिक बॉडी के पास लाते हैं, तो उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमें तो इस मेटेलिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना था, पर यहां पे तो नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो अब हमें इस नेगेटिव चार्जेस को हटाना है। तो इस नेगेटिव चार्जेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर अर्थिंग करेंगे। अब जब हम यहां पर अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो ग्राउंड में चले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो है अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने से जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उस बॉडी पर, वो उस कंडक्शन के थ्रू जो है ग्राउंड में चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है अर्थिंग करते समय एक तार जो है ग्राउंड में लगाया जाता है। तो जब हम यहाँ पर अर्थिंग करेंगे, तो अर्थिंग को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो जब हम अर्थिंग करेंगे, तो अर्थिंग करने के बाद क्या होगा? अर्थिंग करने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और जो नेगेटिव चार्ज है पूरा का पूरा वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बचेगा। उसके बाद फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम हटा देंगे। जब नेगेटिव चार्ज बॉडी को हटाएंगे, तो इस मेटेलिक स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से बॉडी, मेटेलिक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। हाँ, मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताना भूल गया इलेक्ट्रिक चार्जेस की, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस।
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अनदर. जैसे एक मेटेलिक स्फीयर है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं. इसको हम एक दूसरे अनचार्ज स्फीयर के पास लेके अगर हम आते हैं तो कुछ समय बाद हम देखेंगे अगर इस पर टोटल चार्ज क्यों प्रेजेंट है. तो कुछ समय बाद जब हम इसको टच में लेके आएंगे फिर देखेंगे तो कुछ चार्ज जो है इस पे आ जाएगा और कुछ चार्ज जो है दूसरी बॉडी पर आ जाएगा. तो दोनों के चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 और Q/2. तो टोटल चार्ज जो Q जो है प्रेजेंट है एक सिस्टम पर, अगर हम उन दोनों को आपस में टच करेंगे तो कुछ देर बाद वो बॉडी हाफ हाफ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगी आपस में. तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो है वो उतना ही है. हमने उसको टच कराया, कंडक्शन से चाहे किया चाहे इंडक्शन से किया, बट चार्जेस की जो वैल्यू है वो हमेशा उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो ये जो एक प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की. अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं. बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का. इसमें कहता है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, कह रहा है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स move out of a body to another body every second, तो how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body. To get a total charge of 1 coulomb on the other body. ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी से, कोई बॉडी है मान लीजिए, इस बॉडी पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बॉडी, इस बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर 1 सेकंड में निकल रहा है और ये दूसरी बॉडी में जा रहा है. मतलब यहां से निकल के इस बॉडी में जा रहा है हर सेकंड इतना, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है कितना समय लगेगा टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी. कितना समय लगेगा टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, मतलब अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हर सेकंड, तो कितना समय लगेगा कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाए. ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं कि कैसे होगा. बोल रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है 8 सेकंड में. तो अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना है तो टोटल कितना समय लगेगा. तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में. 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो रहा है 8 सेकंड में. तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा 8 सेकंड में.
टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा एक्सटेंट में। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रहा है, 10 टू द 9 हो रहा है। और चार्ज किसी बॉडी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। ये तो हम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। ये तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब टोटल चार्ज एक्सटेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, Q इक्वल टू एन, मतलब 10 टू 9 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। इसका मतलब 8 सेकेंड में टोटल इतने कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होने में कितना समय लगेगा, अब हमें ये निकालना है। तो अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम फ्लो हो रहा है 8 सेकेंड में, तो इसका मतलब 1 कूलम कितने सेकेंड में फ्लो होगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 10, ये नीचे आ जाएगा, इतना सेकेंड में फ्लो होगा। अब इसको 10 टू द पावर माइनस 10 को ऊपर कर लीजिए, तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा और नीचे 1.6 हो जाएगा, इतने सेकेंड में हो जाएगा। अब 8 सेकेंड में कितने साल होते हैं, इसको अगर आपको निकालना है तो 10 टू द पावर 10 अपॉन 1.6 इंटू 8 सेकेंड में होते हैं 365 दिन, और 8 दिन में होते हैं 24 घंटे, और 1 घंटे में होते हैं 60 सेकेंड और 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इतने ईयर्स आपको लग जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये टोटल आ रहा है अराउंड, सॉल्व करने पर ये आएगा अराउंड 198 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन से एक सेकेंड में निकल रहा है, तो एक कूलम चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में लगभग 200 साल लग जाएंगे अराउंड। इसका मतलब कूलम, इसका क्या मतलब हुआ कि कूलम जो है काफी बड़ी यूनिट है चार्ज की। कूलम इज क्वाइट बिग यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम क्या है, क्वाइट बिग यूनिट ऑफ चार्ज। समझे आप? क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 8 सेकेंड में जा रहा है, मतलब 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 8 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है दूसरी बॉडी में। तो अगर एक कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर होना हो तो लगभग कितना समय लग जाएगा। तो हमने देखा कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन 8 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा। तो एन जो है वो 10 टू द पावर 9 दिया हुआ है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आया 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम। तो मतलब 8 सेकंड में अगर 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होने में हमें समय कितना समय निकालना है, ये लगाना है। तो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1/1.6 इंटू 10 टू द माइनस 10 सेकंड में। अब 8 सेकंड को आप नंबर ऑफ ईयर्स में चेंज कर लीजिए, तो 8 सेकंड को अगर नंबर ऑफ ईयर्स में चेंज करेंगे तो एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 इंटू 60, और 8 मिनट में 60 सेकेंड। इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो अराउंड 198 ईयर्स के आसपास आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन।
अब एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। न्यूमेरिकल है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges is there in a cup of water। मतलब एक गिलास पानी में या एक कप पानी में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, हमें ये निकालना है कि एक कप पानी में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो अगर हमें ये निकालना है तो एक कप में लगभग कितना ml पानी आ जाता है, 250 ग्राम पानी आ जाता है। तो मान लेते हैं कि इस कप में 250 ग्राम पानी है। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 हुआ और ऑक्सीजन का 16 हुआ, तो मतलब 18 ग्राम। तो अब हमें ये निकालना है कि एक कप ऑफ पानी में लगभग कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लगभग 18 ग्राम होता है और हमें 250 ग्राम में निकालना है। तो 1 मोल ऑफ H2O में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले हमने H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाला जो कि है 18 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ H2O मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो 250 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रेजेंट होंगे, या पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रेजेंट होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। तो 250 ग्राम वाटर में अगर हमें निकालना है तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 250 ग्राम से। तो 250 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पता चल पाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1। 1 क्या है, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स
इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी मॉलिक्यूल में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और प्रोटॉन भी 10 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आपने नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, और प्रोटॉन निकाल लिया तो आपस में पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इक्वल है तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे प्रोटॉन निकालो, और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी 10 है और प्रोटॉन भी 10 है, तो बस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10/18, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वही प्रोटॉन के बराबर रहेगा। तो मतलब जितना जो है नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए आपस में आप। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। तो मान लो कि एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम पानी है। अब पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम होता है। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट करके इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, और 1 मोल ऑफ वाटर में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो वेट है 18 ग्राम है, और हमें 250 ग्राम पानी का करना है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का 6.023 इंटू 10⁻23/18, तो 250 ग्राम वाटर का 6.023 इंटू 10⁻23/18 इंटू 250। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस निकालना था। तो टोटल नंबर ऑफ किसी भी बॉडी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी, जैसे मान लो पानी है, इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज अगर हमें निकालना है तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है लगभग बराबर होता है। तो हम बस इसका एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं, और हमने पाया कि एटॉमिक वेट इसका 10 है। और जब हमने पा लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वेट इसका 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसको सॉल्व कर लिया। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी बॉडी में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये रहा एक न्यूमेरिकल। ये सब जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये सब न्यूमेरिकल कराया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं स्ट्रिक्टली टू द बोर्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12 ही पढ़ाऊँ, ताकि आपका पूरा का पूरा जो कमांड है फिजिक्स क्लास 12 पर अच्छा रहे और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। और जब आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट हो गया या जेई हो गया या अदर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जाम्स हैं, आप उसके क्वेश्चन भी लगा ले जाओगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि दो चार्जेस हैं, अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, या हो सकता है एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि आपस में फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लाइट चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और लाइट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए अगर हमने दो पॉजिटिव चार्जेस को आपस में पास में रख दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है आपस में फोर्स लगाएगा।
तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेगा। तो Q1 हो सकता है F1 फोर्स लगाए और Q2 जो है F2 फोर्स लगाए, और ये जो फोर्स लगेगा इट विल बी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो कूलॉम्स लॉ ने ये कहा कि अगर हमें ये निकालना है कि टोटल दो टेस्ट चार्ज के बीच में जो चार फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो उन्होंने ये बताया कि उस फोर्स, वो जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के बराबर होगा, और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कूलॉम्स लॉ ने बताया कि किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस और स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K जो है वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो है साइंटिस्ट ने निकाली 2y8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है कूलॉम्स लॉ कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उनके प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। तो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो ये 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और जो K की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है इसकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू आती है वो 9 इंटू 10⁹ आती है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होती है। तो जो K है उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो टेस्ट चार्ज हैं, जाहिर सी बात है कि वो आपस में एक दूसरे के प्रति रिपल्सिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगे, और उस फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है, और K का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और K का जो फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आता ही आता है,
और वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। फिर से लिखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने अभी तक पढ़ा था कि दो चार्जेस हैं, अगर वो लाइट चार्जेस हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे along the line joining the distance between them, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे वो। हमने अभी तक ये पढ़ा था। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए कोई एक चार्ज Q1 है और कोई एक चार्ज Q2 है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी पोजीशन जो है लोकेट करनी पड़ेगी स्पेस में। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए R1 है Q1 की, और ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए R2 है। अब दोनों मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में ये रिपल्सिव फोर्सेस लगाएगा, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। तो Q1 और Q2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसको इस पर जो फोर्स लगाएगा वो F12 लगाएगा और ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा F21 लगाएगा। मतलब 1 वाला जो 2 पे लगाएगा वो F12 लगाएगा और 2 वाला जो 1 पे लगाएगा F21 लगाएगा। और वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी ध्यान में देना होता है। अब अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, Q1 वाला Q2 पे लगाएगा, तो ये बॉडी इधर भागेगी, तो 1 से 2 की तरफ भाग रही है। और Q2 वाला Q1 पे लगाएगा तो जो ये चार्जेस है Q1 और Q2, अगर दो चार्ज आपस में प्रेजेंट हैं और दोनों में आपस में फोर्स लग रहा है, तो अगर मान लीजिए दोनों में आपस में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। ये इधर इसलिए भागेगा क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा है। तो मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है आपस में, अगर F12 फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस R21 होगा, और अगर F21 फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 होगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ विल बी K Q1 Q2 अपॉन R21। अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1, और इसको जो है हम इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये होगा Q2 Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने क्लास 11 में वेक्टर लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
प्राइंडल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये पढ़ा था कि दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर एक ही लाइन में है, देखो ये ऐसे जा रहा है फिर यहां से ऐसे जा रहा है, तो इनका जो सम मतलब R2 प्लस R21 वो इक्वल होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहा है, मतलब इक्वल टू R1। तो यहां से हम R21 निकालेंगे, तो R21 क्या होगा R1 माइनस R2। इसी तरह से R12 क्या होगा R2 माइनस R1। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो क्वेश्चन में अगर हमें R2 और R1 दिया होगा तो हम R12 निकाल लेंगे। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको नेक्स्ट टॉपिक पे एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कूलॉम्स लॉ पर। तो क्वेश्चन क्या है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges or masses. मतलब ये बोल रहा है कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इनवर्सली इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कूलॉम्स लॉ में चार्जेस की मैग्नीट्यूड का मल्टीपल है और ग्रेविटेशनल फोर्स में मासेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल है। अब हमें इन दोनों का स्ट्रेंथ पता करना है, कंपेयर करना है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करना है तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे। तो कूलॉम्स लॉ बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसका स्क्वायर हो गया। जी की वैल्यू क्या होती है हमें पता ही होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन देखो यहां दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। के की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 9 इंटू 10⁹। जी की वैल्यू क्या होता है 6.67। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.3 इंटू 10⁻36। तो एफ ई अपॉन एफ जी ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन टू चार्जेस इज 1.3 इंटू 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता है। ये कंपेयर करने का है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ अपॉन एम हो गया। और एफ कितना है 1.3 इंटू 10⁻36।
और मास क्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रोटॉन का पूछा जाता तो हम प्रोटॉन का मास डाल देते हैं यहाँ पर। प्रोटॉन का मास क्या है 1.67 इंटू 10⁻27। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है या एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो उनका मास डाल देंगे। ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। तो हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी वेरी हाई। और अगर हमें मास या एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला रख के हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. एक नाइलॉन थ्रेड है, A charged metallic sphere is suspended by a nylon thread. तो ये मेटालिक स्फीयर है। ये मेटालिक स्फीयर ए है, इसको नाइलॉन थ्रेड से सस्पेंड किया गया है। उसका फिर बोला गया है अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। बोला गया है कि कोई दूसरा जो है मेटालिक स्फीयर है, इसको हमने एक इंसुलेटर से इंसुलेटिंग हैंडल से जो है इसको पकड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इंसुलेटिंग हैंडल से हमने उसको इसलिए पकड़ा है क्योंकि अगर हम लोग उसको इंसुलेटिंग हैंडल से ना पकड़ते तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है बॉडी से होते हुए जमीन में चला जाता। और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर की। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइट चार्जेस रिपल ईच अदर। उसके बाद फिर ये जो है मेटालिक स्फीयर ए है और ये मेटालिक स्फीयर बी है। अब जो है दो अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर सी और डी को लाया गया और इनसे टच कराया गया। तो ए को सी से टच कराया गया, ए को सी से टच कराया गया और बी को डी से टच कराया गया। ये चार्ज थे और ये अनचार्ज थे, इनको टच कराया गया। तो जब टच कराया गया तो इस पे जो चार्ज है वो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इस पे जो चार्ज है वो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब एक चार्ज कंडक्टर को दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के बीच में लाया जाता है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्योंकि चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। तो इसलिए जितना भी है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूछा क्या गया है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर। उसके बाद फिर इनको जो है टच कराने के बाद इनको रिमूव कर दिया गया। पहले 10 सेंटीमीटर पे थे, अब ये सी और डी को ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाया गया। और क्या पूछा गया है, फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछा गया है, फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछा गया है। तो पहले जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, एफ सी डी इक्वल टू के क्यू सी क्यू डी अपॉन आर सी डी का स्क्वायर।
ये फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर, मतलब ए और बी के बीच में था तो ए भी लिख दिया, सी और डी के बीच में था तो सी और डी लिख दिया। अब यहाँ पे जो चार्ज है क्यू सी और क्यू डी पे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब हमने इनको टेस्ट कराया था तो वही चार्जेस आधे आधे हो गए थे, तो क्या हो गया क्यू ए बाई टू और क्यू डी क्या होगा क्यू बी बाई टू, क्योंकि मैंने बताया था कि चार्जेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे। और जो डिस्टेंस है वो पहले 10 थी, 5 कर दी गई, तो ए बी बाई टू, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एफ सी डी जो आया वो एफ ए बी के बराबर ही आया, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू ए क्यू बी अपॉन 4 और आर ए बी स्क्वायर बाई 4, तो 4 4 कट गया, तो क्या आया के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी स्क्वायर आर ए बी स्क्वायर, तो ये देखो इसी के बराबर आ गया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो एफ सी डी इक्वल टू एफ ए बी गया, एफ ए बी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्ज बॉडी को अगर हम दो अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, उसको टच कराते हैं, उसके बाद फिर उसके डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो है कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन था। अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, और कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है कंडक्शन और इंडक्शन से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, और उसका फिर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा। उसका फिर हमने न्यूमेरिकल्स किया। पहला न्यूमेरिकल हमने ये किया कि किसी भी बॉडी को अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, किसी भी मेटालिक स्फीयर को अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना टच कराए, तो कैसे करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल रहा है इस सेंड में, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है फ्लो करने में कितना समय लग जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक कप पानी में कितना पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन क्या है। फिर पांचवा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि दो चार्जेस थे, उनके पास हम दो अनचार्ज बॉडी को लेके आए, फिर उसको हमने टच कराया और उसका फिर उसके डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, जस्ट हाफ कर दिया। तो हमने ये देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कूलॉम्स लॉ जो है दोनों में लगभग सेम ही अप्लाई हुआ। तो ये रहा आज का टॉपिक, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल पार्टिकल्स, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।